हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं और आप लोगों की पढ़ाई कैसे चल रही है। आज हम लोग क्लास 10th का यूनिट 3 पढ़ रहे हैं, जिसमें धातु एवं अधातु यानी मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। अभी यूनिट पढ़ रहे हैं, फिर इसके बाद लास्ट में क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो देखिए अपन लोग के क्या 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 कौन सी धातु हैं, कौन से अधातु हैं और कौन से मेटलॉइड हैं, ये सब देखते हैं। मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स क्या होते हैं। तो देखिए क्या है, 9वीं कक्षा में आपने कई तत्वों के बारे में पढ़ा होगा। आपने देखा कि किस प्रकार के तत्वों को उनके गुण धर्मों के आधार पर धातु एवं अधातु में वर्गीकृत किया जाता है। यानी कि जो धातुएं होती हैं और अधातुएं होती हैं, इनको किस प्रकार से उसको वर्गीकरण करते हैं। तो उनके गुणों के आधार पर, जिस प्रकार से उनके गुण धर्म रहेंगे उसी के आधार पर उनको अलग करेंगे। जैसे जो मेटल होगा तो मेटल करेंगे, उनका जिस तरह से उनके गुण होंगे। नॉन मेटल तो नॉन मेटल, और मेटलॉइड्स जो है तो उभयधर्मी जो है। तो इनको क्या है, 3 भागों में वैसे बांटा जाता है, लेकिन अपने इसमें अभी धातु एवं अधातु में वर्गीकृत किया जाता है। फिर अपने दैनिक जीवन में धातु एवं अधातु के उपयोग पर विचार कीजिए कि हम लोग दिन भर में कौन कौन सी धातु का उपयोग करते हैं, कौन से अधातु का उपयोग करते हैं, इसके बारे में देखें। फिर आपके विचार से कौन से गुण धर्म तत्वों को धातु एवं अधातु में वर्गीकृत करते हैं, यानी कि कौन से ऐसे उसमें गुण पाए जाते हैं जिसके कारण कि एक को मेटल कहेंगे, एक को नॉन मेटल कहेंगे। फिर देखिए किस प्रकार यह गुण धर्म इन तत्वों के उपयोग से संबंधित है, और हम इनके कुछ गुण धर्मों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो 3.1 में देखिए भौतिक गुणधर्म क्या होता है। अब धातु के बारे में अपने को देखना है पहले कि इन पदार्थों में भौतिक गुणधर्मों की तुलना करके समूहों में अलग करना सबसे आसान है। इनके अध्ययन के लिए हम निम्नलिखित क्रियाकलापों की सहायता लेते हैं। अनुभाग 3.1 से 3.6 में दिए गए क्रियाकलापों के लिए निम्नलिखित धातुओं में जैसे आयरन है, कॉपर है, एल्यूमीनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, लेड, जिंक तथा आसानी से मिलने वाली कुछ अन्य धातुओं के नमूने इकट्ठे कीजिए। क्रियाकलाप 3.1 में देखिए, आयरन, कॉपर, एल्यूमीनियम और मैग्नीशियम के नमूने लीजिए। प्रत्येक नमूना कैसा दिखाई देता है उस पर ध्यान दीजिए। जैसे आयरन का क्या होता है, Fe होता है, कॉपर का Cu होता है, एल्यूमिनियम का Al होता है और मैग्नीशियम का Mg होता है। आप लोग पहले ही क्लास 9 में पढ़ चुके हैं इसके बारे में। फिर इसको क्या, रेगमाल से रगड़कर प्रत्येक नमूने की सतह को साफ करके उसके स्वरूप पर फिर ध्यान दीजिए। यानी कि रेगमाल से क्यों रगड़ते हैं, क्योंकि वो जैसे ऑक्सीजन को उपस्थित में क्रिया करके क्या होता है, ऑक्साइड की परत जम जाती है, तो उसको साफ करने के लिए किसको उपयोग करते हैं, रेगमाल को, और उससे रगड़ कर क्या करते हैं, उसको साफ करते हैं। आप अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह क्या होगी, चमकदार होती है। धातु के इस गुण धर्म को क्या बोलते हैं, धात्विक चमक कहते हैं। क्रियाकलाप 3.2 में देखिए, आयरन, कॉपर, एल्यूमीनियम तथा मैग्नीशियम का एक छोटा टुकड़ा लीजिए। इन धातुओं को तेज धार वाले चाकू से काटने का प्रयास कीजिए तथा अपने प्रेक्षणों को लिखिए। इनमें से आप देखेंगे कि कौन सी चीज़ जो है तो कट सकता है, कौन सी चीज़ चाकू से नहीं कट सकता। तो आप देखेंगे जो सोडियम रहता है वो क्या होता है, आपका धातु का जो है तो चाकू से आसानी से कट जाता है। चिमटे से सोडियम धातु का एक टुकड़ा पकड़िए, सावधानी रखिए। सोडियम धातु का उपयोग करते समय हमेशा सावधान रहिए। फिल्टर पेपर के बीच दबाकर इसे सुखा लीजिए। वॉच ग्लास पर रखकर इसे चाकू से काटने का प्रयास कीजिए। आपने क्या देखा, यानी कि जो आपका सोडियम धातु होती है ये इतनी मतलब मुलायम होती है कि इसे जो है तो चाकू से काटा जा सकता है। और जैसे आपका ये है आयरन है, एल्यूमिनियम है, इसे चाकू से नहीं काट सकते हैं। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं। प्रत्येक धातु की कठोरता अलग अलग होती है। क्रियाकलाप 3.3 में आयरन, जिंक, लेड तथा कॉपर के टुकड़े लीजिए। किसी एक धातु को लोहे के ब्लॉक खंड पर रखकर 4-5 बार हथौड़ा से प्रहार कीजिए। आपने क्या देखा, यानी कि जब हम लोग उसमें प्रहार करेंगे, पीटेंगे उसको, तो क्या होगा उसके बाद। अन्य धातुओं के साथ ही यही क्रिया कीजिए कि मतलब अपने पास जितनी सारी धातुएं हैं सभी को पीट के देखना है। इन धातुओं के आकार में हुए परिवर्तन को लिखिए। मतलब धातु में क्या परिवर्तन पड़ता है, धातु फैल रही है कि नहीं फैल रही है, कि टूट रहा है, क्या हो रहा है, उसके बारे में।
आप देखेंगे कि कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है। इस गुण धर्म को आघात वर्धता कहते हैं। जैसे अब आघात वर्धता क्या कहलाती है, तो मतलब जिस चीज को, जिस धातु को पीट पीट कर पतला किया जा सके, पतली चादर जैसे बनाया जा सके, उस गुण धर्म को क्या बोलेंगे, आघात वर्धता बोलेंगे। क्या आप जानते हैं कि सोना तथा चांदी सबसे अधिक आघात वर्ध धातु हैं। मतलब सोना और चांदी को इतना पतला से पतला खींच सकते हैं। सबसे पतला सोने को, मतलब सोने को इतना पतली तार बना के खींचा जा सकता है कि वो सबसे ज़्यादा आघातवर्ध होगी। फिर देखिए आपका क्रियाकलाप 3.4 में उन धातुओं की सूची बनाइए जिसके तार आप अपने दैनिक जीवन में देखते हैं। जैसे हम लोग अपने आसपास देखते हैं, जैसे अपने घर में जो इलेक्ट्रिसिटी है उसमें कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है जो इलेक्ट्रिसिटी लाइट में होती है, तो सामान्यतः कॉपर धातु जो होती है उसे, और सिल्वर जो होती है। और क्या है फिर इसके बाद, धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या बोलते हैं, तन्यता। अब जैसे तन्यता क्या है, आघातवर्ध क्या है, इसके बारे में जान। आघातवर्धता मतलब उस चीज़ को पीट पीट करके, मतलब एक पतली चादर जैसे बनाया जा सके, वो क्या है, आपका आघातवर्धता है। अब तन्यता क्या है, मतलब जो खींचने की क्षमता। कहने का मतलब जिस धातु को जितना पतले में खींचा जाएगा और जितना ज़्यादा बढ़ता जाएगा, यानी कि उसकी क्या है, तन्यता उतना ही ज़्यादा है। जैसे सोना सबसे अधिक तन्य धातु है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। यानी कि आप सोचिए कितनी पतली तार होगी जो 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। गाइज, आप लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ जो है तो नोट करते रहना है। ऐसा नहीं सोचना कि हमें सब कुछ आ रहा है, आता है फिर भी आपको नोट बनाना है। यानी कि आपको जब यूट्यूब में पढ़े, किसी में भी पढ़ें गाइज, हम यही बात बोलेंगे कि आप अपना जो है तो नोटबुक लेकर बैठिए और उसमें जो है तो अपना जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ आपको लगे उसे नोट करते जाइए। फिर इसके बाद क्या है, आघात वर्धता तथा तन्यता के कारण धातुओं को हमारी आवश्यकता के अनुसार विभिन्न आकार दिए जा सकते हैं। यानी कि जो जैसी हमारी आवश्यकता है उसके अनुसार अपन क्या करते हैं, इनके जो धातुओं को है तो उनको ढाल करके उसको यूज कर लेते हैं। क्या आप कुछ धातुओं के नाम बता सकते हैं जिनका उपयोग खाना पकाने के बर्तन बनाने के लिए होता है। क्या आप जानते हैं इन धातुओं का उपयोग बर्तनों को बनाने के लिए क्यों किया जाता है। इसका उत्तर पाने के लिए आइए हम निम्नलिखित क्रियाकलाप करते हैं। अब क्या क्रियाकलाप करना है, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट अपन क्रियाकलाप 3.5 में देखिए, एल्यूमिनियम या कॉपर का तार लीजिए, क्लैंप की मदद से इस तार को स्टैंड से बांध दीजिए जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। अब देखिए ये आपका स्टैंड है और ये देखिए इसमें ये क्लैंप है जिसमें कसा हुआ है और इसमें तार लिया गया है, धातु का ये तार है। तार का खुला सिरा इधर है, इसमें क्या है, नीचे पिन लगी हुई है और नीचे से क्या है, मोम है। ये मोम लगा हुआ है इसमें। फिर यहाँ क्या है, बर्नर है जिसमें से गैस जलाया जा रहा है। तो देखिए इसमें जो धातु का तार है इसमें क्या क्रिया हो रहा है। अब इसको जलाने के बाद तो तार के खुले सिरे पर मोम का उपयोग कर एक पिन चिपका दीजिए और स्प्रिट लैंप मोमबत्ती या बर्नर के क्लैंप के निकट तार को गर्म कीजिए। अब तार को गर्म करना है। थोड़ी देर के बाद आप क्या देखते हैं, अपने प्रेक्षण को लिखिए। क्या धातु का तार द्रवित होता है। अपने को ये देखना कि इसे उष्मा देने पर क्या हो रहा है, मतलब इसमें जो टेम्परेचर देंगे तो उसमें कोई चेंजेस हो रहा कि नहीं हो रहा कुछ। उपरोक्त क्रियाकलाप से पता चलता है कि धातु उष्मा के सुचालक हैं तथा इनका गलनांक बहुत अधिक होता है। धातुओं का सिल्वर तथा कॉपर उष्मा के सबसे अच्छे चालक हैं। इनकी तुलना में लेड तथा मरकरी उष्मा के कुचालक हैं। क्या धातुएं विद्युत की भी चालक हैं, आइए पता करते हैं। क्रियाकलाप 3.6 में देखिए क्या है, चित्र 3.2 की तरह एक विद्युत सर्किट परपथ तैयार कीजिए। देखिए विद्युत सर्किट परपथ है, ये क्या है, इसमें बैटरी है और यहाँ पर क्या लगा है, बल्ब लगा, और यह क्या है, स्विच है, और यहाँ क्या है, क्लिप ए और बी है। जांच के लिए धातु का टुकड़ा लीजिए। अब इसमें एक धातु का टुकड़ा भी लेंगे। अब ए टर्मिनल और बी के बीच उसी प्रकार रखिए जैसा चित्र में दिखाया गया है। जैसे ए और बी को दिखाया गया उसी प्रकार से धातु को रखना अपने को। क्या बल्ब जलता है, इससे क्या पता चलता है। आपने अवश्य देखा होगा कि जिस तार से आपके घर तक बिजली पहुंचती है उस पर पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी कि पीवीसी
अथवा रबड़ जैसी सामग्री की क्या होती है, परत तार के ऊपर चढ़ी रहती है। फिर इसके बाद क्या होता है, विद्युत तार पर ऐसे पदार्थ परत क्यों क्यों होती है, मतलब जो विद्युत की तार होती है जैसे कॉपर वायर है आपका और ये एल्युमिनियम वायर है, उसके ऊपर जो ये पॉलीविनाइल क्लोराइड की जो परत चढ़ी रहती है, तो क्यों चढ़ी रहती है। जब धातुएं किसी कठोर सतह से टकराती हैं तो क्या होता है, क्या वह कोई आवाज़ उत्पन्न करती हैं। जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ उत्पन्न करती हैं उन्हें क्या बोलते हैं, ध्वनिक या सोनोरस बोलते हैं, सोनोरस कहते हैं। क्या अब आप बता सकते हैं कि स्कूल की घंटी धातु की क्यों बनी होती है, क्योंकि ध्वनिक होती है, उसमें सोनोरस की क्या होते हैं, गुण पाए जाते हैं, जिसमें उसमें घंटी को बजाने से क्या होती है, जैसे आपको टन से बजेगी और आपको बहुत दूर तक सुनाई देगी घंटी। फिर ये देखिए इसमें जो ये चित्र में दिया है तो इसमें से ये आप पता करना है कि कौन सी जो धातुएं हैं, कौन सी विद्युत की सुचालक है और कौन सी कुचालक है। यानी तो धातुएं क्या होती हैं, विद्युत की सुचालक ही होती हैं। फिर आपका क्या है, अधातु है 3.12 में। अधातु में क्या, पिछली कक्षा में आप अध्ययन कर चुके हैं कि धातुओं की तुलना में अधातुओं की संख्या कम है। जैसे क्या है, कार्बन है, सल्फर है, आयोडीन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन आदि अधातुओं के कुछ उदाहरण। जैसे ये है ना, इसको आपको नोट कर लेना है कि अधातु में कौन कौन सा है, तो कार्बन है, सल्फर है, आयोडीन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। जब आपको जैसे उधर दिया था धातुएं में क्या क्या है आपका, जैसे उधर सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, आपका गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये सब क्या है, धातुएं हैं। तो इसको धातुएं क्या है, धातुएं क्या है, इसके बारे में धातुएं तो पता रहती है लेकिन अधातुओं में आपको कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए आप लोग जो है तो इसको नोट करिए। फिर ब्रोमीन एक ऐसी धातु है जो द्रव होती है। अब ब्रोमीन कैसे, मतलब जैसे आपका क्वेश्चन पूछ लेगा कैसी कौन सी धातु है जो कि लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है, तो ब्रोमीन एक ऐसी धातु है जो द्रव फॉर्म में पाई जाती है। इसके अलावा सारी धातुएं या तो ठोस या फिर गैस में होती हैं। क्या धातुओं के समान अधातुओं के भी कुछ गुणधर्म होते हैं, आइए इसके बारे में पता करते हैं। क्रियाकलाप 3.7 में कार्बन, कोल या ग्रेफाइट, सल्फर तथा आयोडीन के नमूने एकत्र कीजिए। इन अधातुओं से 3.1 व 3.4 और 3.6 तक के क्रियाकलापों को दोहराइए तथा अपने प्रेक्षण को लिखिए। धातुओं एवं अधातुओं से संबंधित अपने प्रेक्षण को सारणी 3.1 में संकलित कीजिए। अब जैसे यहाँ पर क्या दिया हुआ, तत्व दिया हुआ है, फिर चिन्ह लिखना है। जैसे हम आपको बोल रहे हैं, जैसे Mg मैग्नीशियम है तो Mg है आपका, गोल्ड है Au है आपका, सिल्वर है जैसे तो ये सिल्वर का Ag है, एल्यूमिनियम का Al है। तो इनका जो है तो आपको प्रतीक भी बनना चाहिए, जो धातुएं हैं अधातुएं हैं सभी को पता रहना चाहिए। तो आप लोगों ने क्लास 9th में तो ऑलरेडी पढ़ रखा है इसको, अगर नहीं भी बनता है तो अपने को पढ़ना है, पढ़ने से सब कुछ बनेगा। फिर सतह का प्रकार बताना है, फिर उसमें कठोरता किसमें कौन सी कितनी कठोरता पाई जाती है, और धातु में आघात वर्धता पाई जाती है, तन्यता पाई जाती है, विद्युत चालकता होती है, ध्वनिकता होती है। यानी कि अपने पास जो दिए रहेंगे तत्व उनमें से ये सब में पता करना तत्वों में कि कौन सी धातु कठोर है, कौन सी आघात वर्धता है, किसमें तन्यता अधिक पाई जाती है, कौन सा विद्युत की सुचालक है, कौन सी ध्वनिकता है, यानी कि सोरोनस यानी कि जो ध्वनि उत्पन्न करती है वो, जैसे आपकी घंटी हो गई। फिर सारणी 3.1 में लिखे प्रेक्षणों के आधार पर अपनी कक्षा में धातुओं तथा अधातुओं के सामान्य गुणधर्मों की चर्चा कीजिए। आप निश्चित रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंचे होंगे कि केवल भौतिक गुणधर्मों के आधार पर ही हम तत्वों का वर्गीकरण नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें कई अपवाद हैं। उदाहरण के लिए मरकरी को छोड़कर सारी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती है। यानी आपकी जो ब्रोमीन है क्या है, अधातु है, और जो मरकरी है वह क्या है, आपकी धातु है, और दोनों क्या है, द्रव अवस्था में पाई जाती हैं रूम टेम्परेचर में। क्रियाकलाप 3.1 में आपने देखा होगा कि धातुओं का गलनांक अधिक होता है, लेकिन गैलियम और सीजियम का गलनांक बहुत कम होता है। आपकी जो गैलियम और सीजियम ये धातु क्या है, आप जैसे हाथ में उसको लेंगे ना तो वो पिघलना स्टार्ट हो जाएगी, इसलिए इनका गलनांक क्या होता है, बहुत कम होता है। यदि आप अपनी हथेली पर इन दोनों धातुओं को रखेंगे तो ये पिघलने लगेगी, आपकी गैलियम और सीजियम। इसको भी आप नोट करिए कि कौन सी धातु ऐसी है जिसे हथेली में रखने पर पिघलने लगती है। तो ये गैलियम और सीजियम धातु ऐसी हैं जिसे कि मतलब आपके हथेली में रखेंगे तो पिघलने लगेगी।
फिर देखिए आयोडीन क्या है, अधातु होते हुए भी चमकीला होता है। जैसे बोलते हैं कि अधातु नहीं चमकती है, पर अधातु क्या है आपका, आयोडीन अधातु है बट फिर भी ये क्या होती है, चमकीली होती है। कार्बन ऐसी अधातु है जो विभिन्न रूपों में विद्यमान रहती है। प्रत्येक रूप को क्या बोलते हैं, अपर रूप कहते हैं। जैसे हीरा कार्बन का एक अपर रूप है। यह सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है एवं इसका गलनांक तथा क्वथनांक बहुत अधिक होता है हीरा का। कार्बन का एक अन्य अपर रूप क्या है आपका, ग्रेफाइट है। फिर इस ये क्या है, विद्युत का सुचालक है। जैसे ये भी है ना कि जो आपका ये अधातुएं जो होती हैं तो ये क्या होती हैं कि विद्युत की कुचालक होती है, लेकिन ग्रेफाइट क्या है आपका, विद्युत का सुचालक है। क्षारीय धातु कौन कौन सी है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम है, क्षारीय धातुएं हैं और इतनी मुलायम होती हैं कि इनको चाकू से भी काटा जा सकता है। इनके घनत्व तथा गलनांक कम होते हैं। आपकी जो क्षारीय धातुएं में क्या है, इसको भी नोट करिए। लिथियम का Li होता है, सोडियम का Na होता है, पोटेशियम का K होता है। इसको आपको नोट करना है जरूर, नहीं तो फिर आप अभी लगेगा कि नहीं सब बन रहा है गाइस, लेकिन फिर बाद में नहीं बनता है। इसलिए आप लोग इसको नोट करिए। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये क्या होती है, ऐसी धातुएं जिन्हें चाकू से काटा जाता है और इनका गलनांक और क्वथनांक घनत्व क्या होता है, सबसे कम होता है। ये 3 धातुएं ऐसी हैं। तत्वों को उनके रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर अधिक स्पष्टता से धातुओं एवं अधातुओं में वर्गीकृत किया जा सकता है। क्रियाकलाप 3.8 में देखते हैं क्या दिया हुआ है। मैग्नीशियम की एक पट्टी तथा थोड़ा सल्फर चूर्ण लीजिए। मैग्नीशियम की पट्टी का दहन कीजिए। उसकी राख को इकट्ठा करके उसे पानी में घोल दीजिए। लाल तथा नीले लिटमस पेपर से प्राप्त विलयन की जांच कीजिए। मैग्नीशियम के दहन से जो उत्पाद मिला है वह अम्लीय है या क्षारकीय है। अब सल्फर के चूर्ण का दहन कीजिए। दहन से उत्पन्न धुएं को एकत्र करने के लिए उसके ऊपर एक परख नली रख दीजिए। देखिए आपका सल्फर क्या है, एक अधातु है और आपका मैग्नीशियम क्या है, धातु है। तो मैग्नीशियम जो धातुएं होती हैं वो आपका क्या है, जो है तो क्षारीय गुण दर्शाती हैं, और आपको जो धातुएं होती हैं, अधातुएं जो है तो आपका अम्लीय गुण धर्म दर्शाती हैं। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या लिखा है। इस परख नली में जल डालकर उसे अच्छी तरह मिला दीजिए। नीले तथा लाल लिटमस पेपर से इस विलयन की जांच कीजिए। सल्फर के दहन से उत्पन्न पदार्थ अम्लीय है या क्षारकीय। तो देखिए जो सल्फर है आपका धातु है, अधातुएं जो है तो अम्लीय प्रकृति की होती हैं। क्या आप इन अभिक्रियाओं के समीकरण लिख सकते हैं? तो देखिए जब इनके जो प्रतीक बनेंगे तो आप जरूर लिख सकेंगे। अधिकांश अधातुएं ऑक्साइड प्रदान करती हैं जो जल में घुलकर क्या बनाती हैं, अम्ल बनाती हैं। वहीं अधिकतर धातुएं क्षारकीय ऑक्साइड प्रदान करती हैं। अगले भाग में आपको धातुओं के ऑक्साइडों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त होगी। फिर यहाँ क्वेश्चन दिए होगा और ये क्वेश्चन का आंसर जब अपन थ्योरी अच्छे से पढ़ेंगे तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो कि टफ लगे आपको। सभी का क्वेश्चन आंसर कराऊंगी, लेकिन सबसे पहले आपको जो है तो थ्योरी कराऊंगी, उसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर कराऊंगी। फिर धातुओं के रासायनिक गुणधर्म देखते हैं क्या है। धातुओं के रासायनिक गुणधर्मों के बारे में हम भाग 3.21 में और से 3.24 में पढ़ेंगे। इसके लिए निम्नलिखित धातुओं के नमूने एकत्र कीजिए। अब फिर से अपने को धातु लेना है, एल्यूमिनियम लेना है, कॉपर लेना, आयरन लेना है, लेड लेना है, मैग्नीशियम है, जिंक है तथा सोडियम है। इनके सभी के प्रतीक भी नोट कर लीजिए। एल्यूमिनियम का Al होता है, कॉपर का Cu होता है, आयरन का Fe होता है, लेड का Pb होता है, मैग्नीशियम का Mg होता है, जिंक का Zn होता है तथा सोडियम का आपका Na होता है। और आप लोगों को अगर इसके जैसे प्रतीक है और इसके जो है परमाणु क्रमांक है, परमाणु भार है, तो क्लास 9th में हमने पिछले साल डाला था आपका 1 से लेकर 30 तक, आप लोग उसमें से पढ़ सकते हैं। धातुओं 3.21 में देखिए क्या है आपका, धातुओं का वायु में दहन करने से क्या होता है। अब वायु की उपस्थिति में जब किसी धातु को जो है तो दहन कराएंगे तो उसमें से क्या प्राप्त होता है। क्रियाकलाप 3.8 में आपने देखा कि वायु में चमकदार श्वेत ज्वाला के साथ मैग्नीशियम का दहन होता है। क्या सभी धातुएं इसी प्रकार अभिक्रिया करती हैं? आइए निम्नलिखित क्रियाकलापों द्वारा इसकी जांच करते हैं। क्रियाकलाप 3.9 में क्या है, निम्नलिखित क्रियाकलाप में शिक्षक का सहयोग आवश्यक है। आंखों की सुरक्षा के लिए छात्र चश्मा लगा लें तो बेहतर होगा।
एकत्र की गई किसी धातु को चिमटे से पकड़कर ज्वाला पर उसका दहन कीजिए। अन्य धातुओं के साथ भी यही क्रिया दोहराइए। इससे उत्पन्न पदार्थ को एकत्र कीजिए। जब अपन जलाने के बाद जो पदार्थ प्राप्त होता है उसे जो है तो अब वाच ग्लास में क्या करना है, एकत्रित करना है। इससे उत्पन्न पदार्थ को एकत्र कीजिए। उत्पाद तथा धातु की सतह को ठंडा होने दीजिए। किसी धातु का दहन आसानी से होता है। जब धातु का दहन हो रहा था तो ज्वाला का रंग क्या था, मतलब किस कलर का उसमें से ज्वाला निकल रही थी। दहन के पश्चात धातु की सतह कैसी प्रतीत होती है। धातुओं को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रियाशीलता के आधार पर घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्या इनके उत्पाद जल में घुलनशील हैं। देखिए इसके बारे में हमने आपको पहले भी बताया था, जो पुरानी एनसीईआरटी थी और नई एनसीईआरटी दोनों से। तो सबसे पहले यूनिट फर्स्ट पढ़ाए थे तब आप लोगों को इसको बताए थे। फिर इसमें क्या है, लगभग सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ मिलकर संगत धातु के ऑक्साइड बनाती हैं। अब जैसे आपसे पूछेगा कि धातु जो है तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रिया करके क्या बनाते हैं, धातु के ऑक्साइड बनाते हैं। उदाहरण के लिए जब कॉपर को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो यह ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाएगा, कॉपर ऑक्साइड बनाएगा। इस मिलकर काले रंग का कॉपर सेकंड ऑक्साइड बनाता है। यानी कि जो आपका कॉपर है ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाएगा, कॉपर ऑक्साइड बनाएगा। और आपको फर्स्ट यूनिट में ही इसको संतुलन करने बताए थे। जैसे ऑक्सीजन 2 है और इधर आप संतुलित करेंगे तो कॉपर, जैसे कॉपर ऑक्साइड बना है तो इधर कॉपर को भी 2 करना पड़ेगा और इसके कॉपर ऑक्साइड के पहले 2 लगा देंगे। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, ये संतुलित हो जाएगा। और अगर नहीं समझ में आता गाइज, आपको कमेंट करना है, हम इसे बताएंगे किस प्रकार से इसको संतुलित करते हैं। और फर्स्ट यूनिट में इसको हम आप लोगों को समझा चुके हैं। सबसे पहले फर्स्ट यूनिट अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको सेकंड, थर्ड, फिर नेक्स्ट जैसे अपन चलते जाएंगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। इसी प्रकार एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रदान करता है। जब एल्यूमिनियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रिया करके क्या बनाएगा, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगा। तो आपका अध्याय 2 में आपने देखा कि कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है। हम जानते हैं कि धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है, क्षारकीय प्रकृति की होती है। लेकिन एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड जैसी कुछ धातुएं ऑक्साइड अम्लीय तथा क्षारकीय दोनों प्रकार के व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। और गाइस जो दोनों प्रकार के ये व्यवहार प्रदर्शित करेंगे उन्हें क्या कहते हैं, मेटलॉइड कहते हैं। ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करते हैं उन्हें क्या बोलेंगे, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। मेटलॉइड नहीं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। अम्ल तथा क्षारक के साथ एल्यूमिनियम ऑक्साइड निम्नलिखित प्रकार से अभिक्रिया करता है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि एल्यूमिनियम जो है तो किसमें अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, जो है तो अम्ल और क्षारक दोनों प्रकार के गुण प्रदर्शित करेगा। इसमें क्या बनाता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाता है और जल बनाता है। फिर एल्यूमिनियम जो ऑक्साइड आपका ये है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड्स के साथ क्रिया करके क्या बनाएगा, सोडियम एल्यूमिनेट बनाएगा प्लस क्या बनाएगा, जल बनाएगा। सोडियम एल्यूमिनेट का फार्मूला आप लोग नोट कर लीजिएगा, NaAlO2। ये क्या है आपका सोडियम एल्यूमिनेट है। फिर इसके बाद क्या है आपका, अधिकांश धातु ऑक्साइड जल में अघुलनशील हैं, लेकिन इनमें से कुछ जल में घुलकर क्षार प्रदान करते हैं। जैसे सोडियम ऑक्साइड एवं पोटेशियम ऑक्साइड निम्नलिखित प्रकार से जल में घुलकर क्षार प्रदान करते हैं। अधिकांश धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील हैं, लेकिन इनमें से कुछ जल में घुलकर क्षार प्रदान करते हैं। तो ये इनमें से कौन कौन सी ऐसी धातुएं जो क्षार प्रदान कर रही हैं, तो देखिए आपको सोडियम ऑक्साइड है और पोटेशियम ऑक्साइड है, इसे भी नोट करना है। तो सोडियम ऑक्साइड जो है तो Na2O जो है तो ये क्या करता है, जल के साथ अपक्रिया करके क्या बना रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है। और पोटेशियम ऑक्साइड क्या करता है, ये जल के साथ अपक्रिया करके क्या बनाता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है। और इस प्रकार क्रियाकलाप 3.9 में हमने देखा कि ऑक्सीजन के साथ सभी धातुएं एक ही दर से अभिक्रिया नहीं करती हैं। विभिन्न धातुएं ऑक्सीजन के साथ विभिन्न अभिक्रियाशीलता प्रदर्शित करती हैं। पोटेशियम तथा सोडियम जैसी कुछ धातुएं इतनी तेजी से अभिक्रिया करती हैं कि खुले में रखने पर आग पकड़ लेती हैं।
इसलिए इन्हें सुरक्षित रखने तथा आकस्मिक आग को रोकने के लिए केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। इसे भी आप लोग नोट करिए कि पोटेशियम और सोडियम को किस में रखा जाता है, तो केरोसिन के तेल में रखा जाता है। सामान्यतः ताप पर मैग्नीशियम, एल्यूमीनियम, जिंक, लेड आदि जैसी धातुओं की सतह पर ऑक्साइड की पतली परत चढ़ जाती है। ऑक्साइड की यह परत धातुओं को पुनः ऑक्सीकरण से सुरक्षित रखती है। गर्म करने पर आयरन का दहन तो नहीं होता है, लेकिन जब बर्नर की ज्वाला में लौह चूर्ण डालते हैं तब वह तेज से जलने लगता है। कॉपर का दहन तो नहीं होता है, लेकिन गर्म धातु पर कॉपर सेकंड ऑक्साइड की काले रंग की परत चढ़ जाती है। सिल्वर एवं गोल्ड अत्यंत अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। सिल्वर और गोल्ड क्या है, ये मतलब अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ क्या है, अभिक्रिया नहीं करते। इसीलिए गोल्ड जो है और ये आपका सिल्वर जो है तो क्या रहता है, मतलब इसमें जो है तो जल्दी काली परत नहीं जमती है, इसमें चेंजेस नहीं होता है। क्या आप जानते हैं, अब देखिए इसमें क्या नोट्स में दिया हुआ है। एनोडीकरण एल्यूमीनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया है। वायु के संपर्क में आने पर एल्यूमीनियम पर ऑक्साइड की पतली परत का निर्माण होता है। एल्यूमीनियम ऑक्साइड की परत इसे संक्षारण से बचाती है। इस परत को मोटा करके इसे संक्षारण से अधिक सुरक्षित किया जा सकता है। एनोडीकरण के लिए एल्यूमीनियम की एक साफ वस्तु को एनोड बनाकर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ इसका विद्युत अपघटन किया जाता है। एनोड पर उत्सर्जित ऑक्सीजन गैस एल्यूमीनियम के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड की एक मोटी परत बनाती है। इस ऑक्साइड की परत को आसानी से रंग कर एल्यूमीनियम की आकर्षक वस्तुएं बनाई जा सकती है। क्रियाकलाप 3.9 करने के बाद आपने देखा होगा कि उन धातुओं के नमूनों से सोडियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। मैग्नीशियम धीमी अभिक्रिया करता है और यह सोडियम की अपेक्षा कम अभिक्रियाशील है, लेकिन ऑक्सीजन में दहन करने से हमें जिंक, आयरन, कॉपर तथा लेड की अभिक्रियाशीलता का पता नहीं चलता। कुछ और अभिक्रियाओं को देखकर हम इन धातुओं की अभिक्रियाशीलता का क्रम बनाने का प्रयास करते हैं। धातुएं जब जल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो क्या होता है, पहले ऑक्सीजन के साथ क्रिया की तो क्या बनाई, ऑक्साइड बनाती थी। अब देख रहे हैं कि जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं। 3.10 में क्रियाकलाप में, इस क्रियाकलाप में शिक्षक के सहयोग की आवश्यकता है। क्रियाकलाप 3.9 की तरह समान धातुओं के नमूने एकत्र कीजिए। फिर से ठंडे जल से आधे भरे बीकर में नमूने के छोटे टुकड़ों को अलग अलग डालिए। ये देखिए इसमें बीकर है और इसमें छोटे छोटे टुकड़े डालना है। कौन सी धातु ठंडे जल से अभिक्रिया करती हैं, ठंडे पानी के साथ अभिक्रियाशीलता के आधार पर उन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब कौन सी धातु अधिक क्रियाशील है, कौन सी कम क्रियाशील है, उसके इनके आधार पर जो है तो इनको क्रम में व्यवस्थित करना है। क्या कोई धातु जल में आग उत्पन्न करती है? थोड़ी देर बाद क्या कोई धातु जल में तैरने लगती है? जो धातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती उन्हें ऐसे बीकरों में डालिए जो गर्म जल से आधे भरे हुए हों। यानी कि अगर ठंडे जल में नहीं करती अभिक्रिया तो क्या गर्म जल में अभिक्रिया करेगी कि नहीं करेगी, यह अपने को पता करना है। जो धातुएं गर्म जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं उसके लिए चित्र 3.3 की तरह उपकरण व्यवस्थित कीजिए तथा साथ ही उसकी अभिक्रिया को प्रेक्षित कीजिए। कौन सी धातुएं भाप के साथ भी अभिक्रिया नहीं करती हैं? अब ये सब बातें अपने को ध्यान में रखना कि कौन ठंड जल के साथ अभिक्रिया कर रही है, कौन गर्म जल के साथ अभिक्रिया कर रही है और किसको उपकरण की आवश्यकता है। फिर कौन सी धातु भाप के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, कौन सी करती है। फिर जल के साथ अभिक्रियाशीलता के आधार पर धातुओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जल के साथ अभिक्रिया करके धातुएं हाइड्रोजन गैस तथा धातु ऑक्साइड उत्पन्न करती हैं। यानी कि जब ये धातुएं जो है तो आपका जो ये इसमें जल के साथ अभिक्रिया करेंगी तो क्या करेंगी, हाइड्रोजन गैस और धातु के ऑक्साइड उत्पन्न करेंगी।
जो धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील हैं, जल में घुलकर क्या बनाएंगी, धातु हाइड्रोक्साइड प्रदान करते हैं, लेकिन सभी धातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। धातु अभिक्रिया करती हैं, लेकिन सारी धातुएं जितनी दी हुई हैं प्रकृति में वो सभी जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। धातु जल के साथ मिलकर क्या बनाता है, धातु ऑक्साइड बनाएगा, प्लस क्या बनेगी, हाइड्रोजन गैस बनेगा। फिर आपके जो धातु के ऑक्साइड हैं, अब इसको जब आप जल के साथ अपक्रिया कराएंगे तब क्या बनेगा, धातु हाइड्रोक्साइड बनेगा। जब धातु के ऑक्साइड को कराएंगे और जब धातु को कराएंगे तब धातु के ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनेगी। ये भी बात ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पर मिस्टेक हो जाएगा गाइस। पोटेशियम एवं सोडियम जैसी धातुएं ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती हैं। पोटेशियम और सोडियम जो है तो क्या होती हैं, ये ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती हैं, इसीलिए जो है तो इसको क्या मिट्टी के तेल में रखा जाता है। सोडियम तथा पोटेशियम की अभिक्रिया तेज तथा ऊष्माक्षेपी होती हैं, क्योंकि ये ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी यानी ये ऊष्मा का उत्सर्जन करती हैं कि इससे उत्सर्जित हाइड्रोजन तत्काल प्रज्वलित हो जाती है। अब देखिए इसमें पोटेशियम का प्रतीक क्या होता है, क्या होता है, और ये जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, प्लस क्या होती है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, और क्या होता है, साथ में ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। आपका सोडियम जो है तो जल के साथ अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, प्लस हाइड्रोजन गैस बनाएगा और इसके साथ में ऊष्मा उत्पन्न होगी। जल के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया थोड़ी धीमी होती है, तो यहाँ उत्सर्जित ऊष्मा हाइड्रोजन के प्रज्वलित होने के लिए पर्याप्त नहीं होती है। तो कैल्शियम जो है तो जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, प्लस क्या होता है, हाइड्रोजन गैस बनती है। क्योंकि उपरोक्त अभिक्रिया में उत्पन्न हाइड्रोजन गैस के बुलबुले कैल्शियम धातु की सतह पर चिपक जाते हैं, अतः कैल्शियम तैरना प्रारंभ कर देता है। मैग्नीशियम शीतल जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, परंतु गर्म जल के साथ अभिक्रिया करके वह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। चूँकि हाइड्रोजन गैस के बुलबुले मैग्नीशियम धातु की सतह से चिपक जाते हैं, अतः यह भी तैरना प्रारंभ कर देते हैं। एल्यूमीनियम, आयरन तथा जिंक जैसे धातुएं न तो शीतल जल के साथ और न ही गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती हैं। देखिए ये तीन कौन कौन सी धातुएं आपको दी है, एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक। इसे नोट करना कि ये धातुएं क्या होती है, शीतल जल के साथ और न ही गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती हैं, लेकिन भाप के साथ अभिक्रिया करके यह धातु ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस प्रदान करती हैं। एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक है तो ये न ठंडे जल के साथ ना ही गर्म जल के साथ, ये सिर्फ किसके साथ अभिक्रिया करती हैं, भाप के साथ अभिक्रिया करती हैं। तीनों धातुएं, इसे नोट करना है। एल्यूमिनियम जो है तो जल के साथ अभिक्रिया करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है, प्लस क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस बनती है। आयरन जल के साथ अभिक्रिया करके फेरस ऑक्साइड बनाता है और क्या होता है, हाइड्रोजन गैस बनती है। फिर लेड, कॉपर, सिल्वर तथा गोल्ड जैसी धातुएं जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करती हैं। इनको बिल्कुल नोट करते रहना, कौन सी जल के साथ अभिक्रिया कर रही है गाइस, कौन सी जल के साथ अभिक्रिया नहीं कर रही है, कौन भाप के साथ अभिक्रिया कर रही है, कौन सा जो है तो आपका गर्म, ठंड और ये आपका क्या है, भाप है। इन तीनों में से कौन कौन सी धातुएं किसके साथ अभिक्रिया करती हैं, तो आपका लेड है, कॉपर है, सिल्वर और गोल्ड है। ये धातु क्या है, जल के साथ बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करती हैं। अब 3.23 में देखिए क्या होता है जब धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करती हैं। अब देखिए अपने को अम्ल के साथ देखना है, पहले ऑक्सीजन के साथ देख लिए, फिर आप पानी के साथ, जल के साथ देख लिए, फिर ठंडा, गर्म और भाप के साथ देख लिए। अब अपन किसके साथ देखेंगे, अम्ल के साथ, कि धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती हैं। आप पहले ही अध्ययन कर चुके हैं कि धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाएंगी। अम्ल के साथ धातु अभिक्रिया करके क्या बनाएंगी, लवण बनाएंगी, प्लस जो है तो हाइड्रोजन गैस देंगे। तो धातु प्लस तनु अम्ल जो है तो क्या बनाता है, लवण और हाइड्रोजन बनेगा। लेकिन यह सभी धातुएं इसी प्रकार अभिक्रिया करते हैं। आइए पता करें क्या सभी धातुएं जो है तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनाएंगी कि उसमें कुछ और भी बनेगा किसी धातु में। क्रियाकलाप 3.11 में देखिए, सोडियम तथा पोटेशियम के अतिरिक्त बाकी सभी धातुओं के नमूने एकत्र कीजिए। यदि नमूने मलिन हैं तो रेगमाल से रगड़ कर उन्हें साफ कर लीजिए।
फिर सावधानी इसमें क्या रखना, सोडियम तथा पोटेशियम को नहीं लीजिए क्योंकि वे ठंडे जल के साथ भी तेजी से अभिक्रिया करते हैं। सोडियम और पोटेशियम ऐसी धातुएं हैं जो ठंडे जल में तेजी से अभिक्रिया करते हैं। नमूनों को अलग अलग तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल युक्त परख नलियों में डालिए। थर्मामीटर को परख नलियों में इस प्रकार लटका दें कि उसका बल्ब अम्ल में डूब जाए। फिर बुलबुले बनने की दर का सावधानी पूर्वक प्रेक्षण कीजिए। ऑब्जर्व करना है कि भाई क्या हो रहा है, इसमें कौन सी धातुएं तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती हैं। यह भी पता करना है कि जो आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है इसके साथ कौन सी धातु जो है तो सबसे जल्दी, कितने जल्दी जो है तो अभिक्रिया कर रही है। आपने किस धातु के साथ सबसे अधिक ताप रिकॉर्ड किया है, मतलब कौन सी ऐसी धातु जिसे हाई टेम्परेचर दे के जो है तो उसमें अभिक्रिया कराते हैं। तनु अम्ल के साथ अभिक्रियाशीलता के आधार पर धातुओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक तथा आयरन की अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। आपको मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम और जिंक और आयरन के लिए। जब धातुएं नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं तब हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं होती है क्योंकि HNO3 एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है जो उत्पन्न हाइड्रोजन को ऑक्सीकृत करके जल में परिवर्तित कर देता है एवं स्वयं नाइट्रोजन के किसी ऑक्साइड N2O या NO या NO2 यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड जो है तो आपका, और NO नाइट्रोजन ऑक्साइड और NO2 इनके साथ में क्या होती हैं, अपचयित हो जाती हैं। लेकिन ये जो मैग्नीशियम है तथा मैग्नीज है अतितनु HNO3 के साथ अभिक्रिया करके क्या करती हैं, हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करती हैं। फिर इसके बाद क्या है आपका, ये जो तनु अम्ल के साथ कौन कौन सी धातु अभिक्रिया करेगी, तो मैग्नीशियम करेगा और मैग्नीज करेगा, और उसके साथ क्या करेगा आपका, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेगी। ठीक है ना। क्रियाकलाप 3.11 में आपने देखा कि बुलबुले बनने की दर मैग्नीशियम के साथ सबसे अधिक थी। इस स्थिति में से अभिक्रिया सबसे अधिक ऊष्माक्षेपी थी। अभिक्रियाशीलता इस क्रम में घटती है, यानी कि मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन। कॉपर की स्थिति में ना तो बुलबुले बनते हैं और ना ही ताप में कोई परिवर्तन होता है। इससे पता चलता है कि कॉपर तनु HCl के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, यानी कि कॉपर जो है तो अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा। क्या आप जानते हैं, अब देखते हैं अपन इसमें क्या जानना है भाई। एक्वारेजिया रॉयल जल का लैटिन शब्द है 3:1 के अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है। यानी कि HCl और HNO3 जो है आपका, इसका क्या है अनुपात, कितने अनुपात में होता है आपका, अम्ल जो है HCl जो है तो आपका 3 अनुपात में, और एक जो है तो नाइट्रिक अम्ल आपका होगा। यह गोल्ड को गला सकता है। आपका एक्वारेजिया जो है तो क्या है, गोल्ड को गला देगा, जबकि दोनों में से किसी अम्ल में अकेले यह क्षमता नहीं होती है, न तो नाइट्रिक एसिड में और ना ही आपका इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, किसी में ये क्षमता नहीं होती कि उसको सोने को गला देगा। लेकिन 3:1 के अनुपात में जब दोनों को मिला लेंगे और उससे जो लिक्विड बनेगा जिसे एक्वारेजिया कहते हैं, उसमें जब गोल्ड डालेंगे तो क्या हो जाएगा, उसमें जो है तो घुल जाएगा। एक्वारेजिया भभकता द्रव होने के साथ एक प्रबल संक्षारक है। यह उन अभिकर्मकों में से एक है जो गोल्ड एवं प्लेटिनम को गलाने में समर्थ होता है। मतलब इतना जो प्लेटिनम है और गोल्ड है आपको, तो इसको क्या करेगा, बिल्कुल गला देगा। 3.24 में अन्य धातु लवणों के विलयन के साथ धातुएं कैसी अभिक्रिया करती हैं। कॉपर एक स्वच्छ तार एवं आयरन की एक कील लीजिए। कॉपर के तार को परख नली में रखें, आयरन सल्फेट के विलयन तथा आयरन की कील को दूसरी परख नली में रखें, कॉपर सल्फेट के विलयन में डाल दीजिए। 20 मिनट के बाद अपने प्रेक्षणों को रिकॉर्ड कीजिए। आपको किस परख नली में कोई अभिक्रिया हुई है इसका पता चलता है। किस आधार पर आप कह सकते हैं कि वास्तव में कोई अभिक्रिया हुई है।
क्या आप अपने प्रेक्षणों को क्रियाकलाप 3.9 या 3.10 तथा 3.11 में कोई संबंध स्थापित कर सकते हैं? इस अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। यह किस प्रकार से अभिक्रिया है, इसको जो इसमें दिया हुआ है इसके बारे में सब पता करना अपने को। अब देखिए इसमें से क्या है, यहाँ कार्क लगा हुआ है, फिर धागा लगा हुआ, परख नली है, ये दो ठो देखिए। परख नली में स्टैंड है, तांबे का तार है, आयरन सल्फेट का विलयन है इसमें, और इसमें क्या है, ब्लू कलर का एक कॉपर सल्फेट का विलयन है, और इसमें भी आयरन का कील है। इसमें तांबे का तार है, और इसमें जो है तो लोहे की कील है। और लोहे की कील को देखिए किस प्रकार से भूरे रंग की हो जाती है, चेंज हो जाता है कॉपर के साथ में। पहले किस तरह से रहता है, फिर बाद में ये किस तरह की हो जाती है। अब देखिए अपन इसमें क्या पढ़ना अपने को। अभिक्रियाशीलता धातु अपने से कम अभिक्रियाशीलता धातु को उसके यौगिक के विलयन या गलित अवस्था से विस्थापित कर देती हैं। पिछले खंड में हमने देखा कि सभी धातुओं की अभिक्रियाशीलता समान नहीं होती है। हमने ऑक्सीजन, जल एवं अम्ल के साथ विभिन्न धातुओं की अभिक्रियाशीलता की जांच की, लेकिन सभी धातुएं इन अभिकर्मकों के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। इसलिए हम सभी धातुओं के नमूनों को अभिक्रियाशीलता के अवरोही क्रम में नहीं रख सकते। आपने अध्याय 1 में जो विस्थापन अभिक्रियाओं का अध्ययन किया वह धातुओं की अभिक्रियाशीलता का उत्तम प्रमाण प्रस्तुत करता है। इसे समझना बहुत ही आसान एवं सरल है। अगर धातु ए धातु बी को उसके विलयन से विस्थापित कर देती है तो यह धातु बी की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशीलता है। धातु ए प्लस बी का लवण विलयन, ए का लवण विलयन प्लस बी का धातु बी। क्रियाकलाप 3.12 में आपके प्रेक्षणों के आधार पर कॉपर तथा आयरन में से कौन सी धातु अधिक अभिक्रियाशील है। इसकी जो अभिक्रियाशीलता इसकी जो दिया हुआ है, मतलब जो रिएक्टिविटी टेबल है उसको आपको ध्यान में रखना होगा, तब आप जान पाएंगे कौन सी धातु किसे विस्थापित करेगी, किसे नहीं करेगी। तो आपका कॉपर जो है तो आयरन को विस्थापित कर देगा कि नहीं करेगा, ये कैसे पता चलेगी, रिएक्टिविटी टेबल से पता चलेगा। अब इसमें क्या है, सक्रियता श्रेणी है। गाइस ये क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए अभी इसको यहीं पर अपने स्टॉप करते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में सेकंड पार्ट में इसको पढ़ते हैं, नहीं तो बहुत बड़ी यूनिट हो जाएगी और हमें अपलोड करने में भी प्रॉब्लम होगी और आप लोगों को भी एक साथ पढ़ने में दिक्कत होगी। इसलिए आप लोग हमारे क्लास को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू सो मच गाइज।